हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज अपना टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। अब तक अपन विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में उनके सामान्य गुणधर्म पढ़ चुके कि सबसे बड़ा गुणधर्म तो इनका क्या होता है कि ये उच्च आवृत्ति की तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? उच्च आवृत्ति की तरंगे। दूसरी बात, इनको संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर अपन विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी वर्तमान में संचार व्यवस्था का जो भी कार्यक्रम है वो सब विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण पर ही आधारित है। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर आवृत्ति की बात करें, मैंने कहा उच्च आवृत्ति है, तो ये किलो हर्ट्ज से स्टार्ट होके गीगा हर्ट्ज की रेंज तक आती है। किलो हर्ट्ज से लेकर गीगा हर्ट्ज की रेंज में सारे विद्युत चुंबकीय तरंगे आ जाते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं। जैसे बताए गामा किरणें आ गई, आपकी सबसे उच्च आवृत्ति की थी, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, जितनी भी आप जानते हैं, ये इन सब की आवृत्तियां तो ज्यादा होती है, लेकिन अब इनमें भी आपस में डिवाइडेशन होगा। तो ये किलो हर्ट्ज से लेकर गीगा हर्ट्ज की रेंज तक की आपकी सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे आ जाती है। अब इनका संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये कैसे प्रोपोगेट होती हैं, कैसे संचरित होती हैं, इसके बारे में अपन बात करें। तो इनके संचरण को अपन मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया हुआ है। ठीक है ना? 3 टाइप का संचरण है इनका, तो अपन बात करेंगे। एक तो है भूतरंग संचरण। भूतरंग संचरण। दूसरा संचरण है इनका आकाश तरंग संचरण। और तीसरी इसकी विधा है वो है व्योम तरंग संचरण। व्योम तरंग संचरण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की ये 3 तरीके हैं। भूतरंग संचरण है, आकाश तरंग संचरण और व्योम तरंग संचरण। अब देखो, संचरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना। तो आपसे भूतरंग संचरण की विधा काम में ले, आकाश के लिए, व्योम के लिए हमेशा क्या होगा? एक तो प्रेषित्र होगा। क्या होगा? प्रेषित्र, भेजने वाला। और दूसरा कौन सा होगा आपका? अभिग्राही। अभिग्राही जो इनको ग्रहण करेगा। और ये बीच में आपका संचरण होकर जा रहा है। ऐसे प्रेषित्र मतलब जो इनको भेजेगा, ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमीटर यहां से तो भेजी जाएंगी, फिर ये प्रोपोगेट संचरित होते होते कहां तक पहुंच जाएंगी? जिसको ग्रहण करना है उस तक। तो भेजने वाले को तो अपन क्या बोलेंगे? प्रेषित्र या ट्रांसमिट वाला। और जो इनको ग्रहण करेगा उसको बोलेंगे अपना अभिग्राही, जो इनको संग्रहित करता है या ग्रहण करता है। तो ये अभिग्राही होता है, ये ट्रांसमिट करने वाला होता है। और इनको बीच में जो आप कह रहे हैं कि भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रेषित्र ने भेजी, अभिग्राही ने ग्रहण करी, तो इसके बीच वाले सिस्टम को अपन बोलेंगे संचरण। अब संचरण में अगर आप भूतरंग संचरण वाले विधा का उपयोग करना चाहें तो ये कब उपयोग में आएगी, इसके क्या गुणधर्म है, आकाश के क्या है और व्योम के क्या है, तो अब इनको अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लेकिन ये प्रेषित्र, ट्रांसमिट और रिसीवर, अभिग्राही, ये तो कोई सी विधा हो, सब में होने वाले हैं। अब अपन शुरुआत करते हैं भूतरंग संचरण की। पहले शुरुआत करते हैं भूतरंग संचरण। देखो, भूतरंग संचरण है, ये क्या है कि इसमें फर्स्ट बात, मुख्य बातें ध्यान रखना है आपको कि भूतरंग संचरण के गुणधर्म क्या है। बहुत डिटेल में आपकी ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको फिर भी जो मुख्य बातें हैं उनमें ध्यान रखना है। भूतरंग संचरण में अपन यूं कह सकते हैं निम्न आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरित किया जाता है। बहुत मोस्ट बात है भाई, आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अंदर क्या बहुत ज्यादा नहीं होती, मतलब आप यूं कह सकते हो 500 किलो हर्ट्ज से लेकर 1500 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति वाली जो रेंज है 500 किलोहर्ट्ज से
1500 किलो हर्ट्ज की रेंज की जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो भूतरंग संचरण की अंडर आएंगे। इस विधा से इनको संचरित किया जाएगा। अब देखो इसका नाम भूतरंग संचरण क्यों है? क्योंकि जब भी तरंगे एक जगह से दूसरी जगह तक संचरित होंगी, प्रोपोगेट होंगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये पृथ्वी की सतह को, पृथ्वी की सरफेस को टच करते हुए निकलती है। तो दूसरी बात क्या है, इस विधा में तरंगे पृथ्वी के संपर्क में रहते हुए संचरित होती है, ठीक। इसी कारण इसका नाम दे दिया भूतरंग संचरण। पहले तो आपको पता होना चाहिए निम्न आवृत्ति की, जिनकी रेंज क्या हो, 500 किलो हर्ट्ज से लेकर 1500 किलो हर्ट्ज तक की रेंज वाली जो भी आपकी निम्न आवृत्ति की तरंगे हैं उनको भूतरंग संचरण से अपन करेंगे। और इस विधा में तरंगे हैं जब भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगी तो पृथ्वी की सतह को, सरफेस को ऐसे जमीन को टच करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। अब देखो पृथ्वी की सतह को टच करने के कारण पृथ्वी की सतह या जो भूपृष्ठ है वो इनका अवशोषण करता है, इनको क्या करने लग जाता है, अवशोषित, जिस कारण इनकी तीव्रता में क्या हो जाती है, कमी, जिस कारण इनकी तीव्रता हो जाती है कम। और इस कारण इस विधा से बहुत लंबी दूरी तक आप तरंगों को नहीं भेज सकते हैं। तो इस कारण अपन कह सकते हैं पृथ्वी की सतह इनका अवशोषण करती है, जिस कारण इनकी तीव्रता कम हो जाती है, एवं इन्हें लंबी दूरी तक नहीं भेज सकते। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। 3 गुणधर्म बता दिए, आवर्ती निम्न रहनी है, कम आवर्ती है, रेंज मैंने आपको ब्रैकेट लिखे 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि ये पृथ्वी की सतह के टच होकर जाएंगी। टच होने के कारण क्या होता है कि इनकी सतह क्या करती है, पृथ्वी की सतह क्या कर लेती है, इनका अवशोषण करती है। अवशोषण कर लेगी तो सामान्य सी बात है इनकी तीव्रता में कमी आ जाएगी, जिस कारण ये लंबी दूरी तक संचरित नहीं हो सकती। अब अगर आप इनकी आवृत्ति और बढ़ाना चाहें तो इनमें ज्यादा आवृत्ति की तरंगों को अगर भूतरंग संचरण से अगर मैं भेजना चाहूं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। कारण जैसे जैसे आप इनकी आवृत्ति बढ़ाओगे वैसे वैसे पृथ्वी की अवशोषण क्षमता है वो बढ़ती जाती है। इनकी मतलब इनको ज्यादा प्रबल तरीके से, ज्यादा तीव्रता के साथ इन तरंगों को क्या करेगी, अवशोषण करेगी पृथ्वी। इस कारण आप हमेशा निम्न आवृत्ति की तरंगों को, प्रश्न क्या आ सकता है, निम्न आवृत्ति की तरंगों को कौन सी विधा से संचरित करेंगे, तो ध्यान रखिएगा भूतरंग संचरण से। दूसरी, इससे उच्च आवृत्ति की तरंगे क्यों नहीं संचरित कर सकती, क्योंकि इस विधा के अंदर तरंगे पृथ्वी के पृष्ठ को टच करते हुए निकलती है, संपर्क में रहती है, और पृथ्वी का पृष्ठ क्या करता है, इनका अवशोषण करता है। यदि आवृत्ति ज्यादा होगी, तीव्रता इनकी ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में उनकी अवशोषण भी इनका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आवृत्ति बढ़ाने पर पृथ्वी की अवशोषण क्षमता भी बढ़ती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये मुख्य 3 ही बातें इसमें। अब दूसरी विधा कौन सी थी अपनी, आकाश तरंग संचरण। दूसरी विधा हो गई अपनी आकाश तरंग संचरण। आकाश तरंग संचरण देखो इसके अंदर मुख्य बात, पहली बात, आवृत्ति कितनी होती है, 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक। देखो कहां आपकी
जो तरंग संचरण था उसके अंदर तो 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज तक गई थी, और ये देखो आपकी इसकी मिनिमम भी बता दी 40 मेगाहर्ट्ज से तो क्या होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए। मतलब बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगों को अपन आकाश तरंग संचरण से काम में लेते हैं, उच्च आवृत्ति की, ठीक है। तो मतलब यूं कह सकते हैं कि परा उच्च आवृत्ति, अब 40 मेगाहर्ट्ज से भी ज्यादा हो गई आवृत्ति, परा उच्च आवृत्ति, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कम्युनिकेशन की भाषा में UHF, मतलब बहुत अत्यधिक उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं, तो परा उच्च आवृत्ति शॉर्ट में लिखा था UHF। इनको मतलब परा उच्च आवृत्ति या UHF संचरण भी आकाश तरंग संचरण में संचरण से ही संभव है। एक बार पूछा हुआ है कि UHF तरंगों का संचरण कौन सी विधा से होती है। UHF मतलब अत्यधिक उच्च आवृत्ति की तरंगे, परा उच्च आवृत्ति है जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है, उनका संचरण आप किस विधा से कर सकते हैं, तो आकाश तरंग संचरण है। इसकी मोस्ट बात यही है कि ये उच्च आवृत्तियों की जो है तरंगे, उनका संचरण सिर्फ अपन आकाश तरंग संचरण से कर सकते हैं। तो आप भी जानते हो टीवी सिग्नल रेडियो सिग्नल आदि क्या है, आदि किसके रेंज में आते हैं, आपके आकाश तरंग संचरण। आदि का संचरण आकाश तरंग संचरण से होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि टीवी सिग्नल या फिर आपका रेडियो सिग्नल है, टीवी का संचार है या रेडियो का संचार है, वो कौन सी तरंगों के माध्यम से किया जाता है, तो किसमें आएगा, आकाश तरंग संचरण। क्यों, क्योंकि उच्च आवृत्ति की तरंगों का संचरण कर सकते हैं। 40 मेगाहर्ट्ज से तो ऊपर की होगी, तो मिनिमम आपको बेस बताए कम से कम तो कितने होनी चाहिए, 40 मेगाहर्ट्ज। इससे ज्यादा आपकी कितनी हो सकती है। दूसरी मैंने आपको बता दिया UHF, बोले तो परा उच्च आवृत्ति की है, बहुत ज्यादा उच्च आवृत्ति की जो तरंगे होते हैं उनका संचरण भी इससे, तो UHF ये शॉर्ट में ध्यान रखना। क्वेश्चन ये हिंदी लिखी हुई नहीं मिलती, ज्यादातर यूं मिलता है UHF तरंगों का संचरण किससे होता है, तो आपको बताना आकाश तरंग संचरण से। टीवी सिग्नल हुआ, रेडियो सिग्नल हुआ, इन सबकी उच्च आवृत्ति होती है। आपकी टीवी की जो वेव होती है, तरंगे होती है, रेडियो की तरंगे होती है, FM की तरंगे होती है, इन सबकी आवृत्ति क्या होती है, उच्च होती है। आपने आवृत्ति उस स्पेक्ट्रम में देखा है। तो उच्च आवृत्ति का तो संचरण किससे हो सकता है, आकाश तरंग से। देखो आकाश तरंग संचरण है, इसको अपन एक नाम और बोलते हैं, दृष्टि रेखीय संचरण, शॉर्ट में LOS, दृष्टि रेखीय संचरण। मतलब लाइन ऑफ साइट, ये दृष्टि रेखीय जो संचरण है, लाइन ऑफ साइट, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। मतलब दृष्टि रेखीय संचरण भी आपका है, वो किसमें आता है, आकाश तरंग संचरण में। लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखीय संचरण के तरीके से या माध्यम से कह सकते हो, तरीके से या माध्यम से आकाश तरंग संचरण होता है, आकाश तरंग संचरण होता है। मतलब जो आपका स्काई वेव कम्युनिकेशन है, जो प्रोपोगेशन है, स्काई वेव प्रोपोगेशन, आकाश तरंग संचरण है, उसके अंदर संचरण का कौन सा तरीका काम में लेते हैं, दृष्टि रेखीय संचरण। देखो ध्यान रखना, इसके बाद फुल फॉर्म पूछिए, LOS का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताएंगे लाइन ऑफ साइट। हिंदी में लिखा ना चाहिए दृष्टि रेखीय संचरण, इंग्लिश में लिखोगे तो लाइन ऑफ साइट।
दृष्टि रेखीय संचरण है। इस विधा से आकाश तरंग संचरण को अपन करते हैं। अभी देखेंगे भाई एलोस क्या होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रख लेना, मुख्य दोबारा रिपीट करा दूं, 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो तरंगे हैं उनको आकाश तरंग संचरण से काम में ले सकते हो। यूएचएफ तरंगे, रेडियो तरंगे, टीवी तरंगे, ये सब किसकी रेंज में आती हैं? आकाश तरंगों की। और आकाश तरंगों का संचरण किससे होता है? एलओएस से, दृष्टि रेखीय संचरण। अब देखो एलओएस क्या होता है, दृष्टि रेखीय संचरण। इसमें क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट संचार होता है, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है, ये आपकी पृथ्वी, ठीक, आपने इसके यहां पे एक टावर लगा दिया, ये आपका एक एंटीना हो गया, टावर हो गया। पृथ्वी का यहां कहीं कोई सेंटर होगा, इसको सेंटर ले लिया आपको, तो ये पृथ्वी की रेडियस क्या होगी? आर। ये आपके टावर की हाइट होगी एच। अगर ये टावर आपके यहां से मतलब क्या है, ये प्रेषित करेगा, ट्रांसमिट करेगा, तो तरंगे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं जाके पृथ्वी की सतह को आ जाएंगी। तो देखो एलोस में क्या होता है, टावर टू टावर, एक टावर से दूसरे टावर तक सीधी ऐसे। यहाँ पर कोई दूसरा टावर होगा, रिसीवर, जिसने यहाँ से ट्रांसमिट को रिसीव कर लिया, ठीक है। तो ये इस डिस्टेंस से यहां लंब डाल दें तो इसको अपन डी मान सकते हैं, और ये तो आप भी जानते हो आर ही रही है, क्योंकि ये मैंने क्या दिखाई है, पृथ्वी, ये कौन है? पृथ्वी का पृष्ठ की सतह बिंदु है, और एच क्या हो गया? एच एंटीने की ऊंचाई, और कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या, और डी एंटीने की परास। डी क्या होगी भाई? इस एंटीने से कितनी दूरी तक जा सकती है आपकी तरंगे, यही तो होगी ना डी। अब आपको क्या होता है किशन भाई, एलोस क्या हुआ कि आपने एक, जैसे मान लो ये टावर था, इस टावर ने ट्रांसमिट किया, सामने वाले दूसरा टावर होगा वो इसको रिसीव कर लेगा, मतलब डायरेक्टली सीधी दृष्टि रेखीय, इसमें कोई जमीन के सतह को संपर्क को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कोई भी टावर है, उसकी जैसे मान लो टावर है, जितने आपके एंटीना, इनकी ऊंचाई तो फिक्स होती होगी, 2 मीटर का एंटीना है, 1 किलोमीटर का, 300 मीटर का। आपने देखा होगा 2 टाइप के टावर होते हैं, कई तो छतों पर लगे होते हैं, उनकी हाइट तो ज्यादा नहीं होती, कई टावर अपन जमीन से भी उठाते हैं काफी हाइट। तो टावर की ऊंचाई भी एक सीमित तरीका है, उससे ज्यादा आप ऊंचा नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। तो अपन देखेंगे कोई भी टावर है, उसकी कितनी ऊंचाई देने पर कितनी दूरी तक वो नेटवर्क फैला सकता है। भाई कई बार अपन नहीं कहते भाई हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, मतलब अपन कहते हैं यार अपन रेंज में नहीं है। किसकी रेंज में? आसपास का जो भी आपका कम्युनिकेशन का टावर है उसकी आप रेंज में नहीं, इसका अर्थ ये होता है। तो मतलब ये आपका कोई टावर था जिससे कितनी दूरी तक संचार संभव है, ये चेक करना चाहिए। अब देखो आप अगर देखना चाहो तो इसको ओ, इस बिंदु को मैं ए मान लो, इस बिंदु को बी मान लो, इस बिंदु को आप कोई सी मान लो। तो देखो एक तो आपका अपन बात करें कि त्रिभुज ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब देखने में तो आपको नहीं लग रहा, आप सोचोगे भाई कहां है समकोण, आप देखने में कहीं लग रहा है कि आपको समकोण, क्योंकि समकोण की किसी तरह से गुंजाइश ही नहीं है, ओ बी सी। लेकिन आप तो जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। आर की वैल्यू होती है पृथ्वी की 6400 किलोमीटर। और पृथ्वी की सतह पर आपने जितने भी आज तक कोई टावर या एंटीना देखे उनकी हाइट कितनी होती होगी? अधिकतम 300 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर, इससे ज्यादा कोई किलोमीटर का मान लो आप, इससे ज्यादा का कोई भी टावर या एंटीना पृथ्वी की सतह से ऊपर नहीं होता। तो आपका जब 6400 किलोमीटर ये आपकी पृथ्वी की त्रिज्या है उसके सापेक्ष में आपके हाइट एंटीने की 300-500 मीटर है,
तो आप इसको इसके कंपेयर में तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो बी बिंदु ही कहां है, ए पर है, पृथ्वी की सतह से त्रिज्या के कंपेयर में कुछ नहीं है। इस कारण अपन इसको क्या मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज इसको मान लेते हैं तो आप भी जानते हैं कि ओ सी का होल स्क्वायर प्लस सी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का होल स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो अपन इसको समकोण त्रिभुज क्यों माना, कारण मैंने बताया आर के कंपेयर में एच है उसकी बहुत कम हाइट होती है। इस कारण अपन ये डायग्राम में आपको जरूर इतने भाई पृथ्वी की सतह से इतनी ऊंचाई दिख रही है, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोच के देखें तो ये ऐसे मान लो कि बी ए पर ही है और ये यहां से लंब डालोगे तो लगभग ये दूरी भी एक जगह आती है। इस कारण अपन इस त्रिभुज को क्या मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। अगर आपने इसको समकोण त्रिभुज मान लिया तो ओसी की वैल्यू कितनी है भाई, ओसी मतलब ये पृथ्वी की सतह पर है, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र से दूरी किसके इक्वल होती है, उसकी त्रिज्या के। तो अपन क्या कर देंगे आर का स्क्वायर प्लस सी बी, मतलब क्या दूरी मानी आपने इसको डी, तो हमने कहा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ से बी, तो आप कहोगे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हुआ नहीं भाई समकोण त्रिभुज हुआ। तो हमने ये दूरी तो आप भी जानते हो पृथ्वी की रेडियस त्रिज्या के बराबर होगी और ये दूरी आपने क्या मान रखी है डी, तो आपने कहा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर आर प्लस एच का स्क्वायर। अब r प्लस एच का होल स्क्वायर अगर अपन खोलेंगे तो क्या होगा, देखो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2rh, और राइट आपके लेफ्ट साइड में क्या है, देखो लेफ्ट साइड में क्या है, इधर चल रहा आपका आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका बच गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 2rh। अब आप भी जानते हैं कि h लेस देन r आपकी पृथ्वी की त्रिज्या के कंपेयर में आपके टावर की हाइट बहुत बहुत कम है। तो 2rh में अगर आप h स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ सकता। इसका अपन डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख देंगे, अपन लिख देंगे कि डी स्क्वायर लगभग किसके इक्वल है 2rh, और d बराबर क्या आ गया आपका √2rh। या मतलब d की वैल्यू आपने क्या प्राप्त करी है √2rh। ठीक है, मतलब कि d क्या है, d वो परास है जो एंटीना कितनी दूरी तक अपनी तरंगे या रेंज प्रसारित कर सकता है। तो कोई भी एंटीना है उसकी परास कितनी दूरी तक वो काम करेगा, तो अपन किससे ज्ञात करेंगे, d बराबर √2rh। r तो क्या है रेडियस, h आपके एंटीने की हाइट है। तो इस संबंध से क्लियर होता होगा जैसे जैसे एंटीना जितने हाइट के होंगे आपकी परास उससे ज्यादा हो सकती है। तो d इक्वल टू √2rh। अब दो एंटीने हैं तो मान लो ये ट्रांसमिट होता है, यहाँ रिसीवर होता है, इसकी भी √2rh होती है, दूसरे वाले की भी क्या होती है √2rh। आपकी बुक में दो एग्जाम्पल है, उनको जरूर निकालिएगा, बहुत मोस्ट है, आए हुए हैं, रिपीट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये होता है एलओएस, बहुत बार पूछ लेते हैं एलओएस की फुल फॉर्म। तो दृष्टि रेखीय संचरण है या फिर लाइन ऑफ साइट, और दूसरा पूछ लेते हैं दृष्टि रेखीय संचरण के लिए आप किसी भी एंटीने की परास कितनी दूरी तक वो इफेक्टिव है डी कैलकुलेट करके दें। तो आपको ये डायग्राम बना के और ये समकोण त्रिभुज मान के डी की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। ठीक, तो ज्यादा कुछ नहीं था कि हमने कहा कि बी सी ओ को क्या माना है समकोण। क्यों, कि मैंने कहा कि एच है जो एंटीने की हाइट है वो पृथ्वी की रेडियस से के कंपेयर में क्या है बहुत कम है, इस कारण आप इसको एक समकोण त्रिभुज के टाइप से मान सकते हैं। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर लगा दिया हमने, तो ये डिस्टेंस तो पृथ्वी रेडियस के इक्वल ही होगी आर स्क्वायर, ये हमने क्या मानी हुई है डी स्क्वायर किसके इक्वल होनी चाहिए आर प्लस एच के होल स्क्वायर के। तो आर प्लस एच के होल स्क्वायर बराबर हमने खोल दिया, तो आर से आर कैंसिल हो गया आर स्क्वायर से, तो लेफ्ट साइड में तो डी स्क्वायर बच गया, राइट साइड में एच स्क्वायर प्लस 2rh। तो यहाँ से आपको क्लियर है कि एच स्क्वायर है इसको की वैल्यू बहुत कम होगी, किसके कंपेयर में 2rh के। तब बहुत कम है तो बहुत बड़ी वैल्यू में बहुत छोटी वैल्यू को ऐड करने से जोड़ने से कोई प्रभाव
खासकर पड़ता नहीं, इसका यहाँ पर कंपेरिजन क्या मान लेते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और डी बराबर आ जाएगा √2RH। ये है आपका लाइन ऑफ साइट। मोस्ट है, बहुत मोस्ट है, ध्यान रखिएगा। आकाश तरंग संचरण में एक तो एलोस मोस्ट है, एक आपको ये पता होना चाहिए कि टीवी सिग्नल और ये जो भी है आपके रेडियो सिग्नल, ये सब किसकी रेंज में आती है, आकाश तरंग संचरण की। तीसरी है वो है व्योम तरंग संचरण। तीसरा कौन सा आपका, व्योम तरंग संचरण। व्योम तरंग संचरण। अब आपको यहां तक दो पढ़े हैं हमने, एक तो भू पढ़ लिया, एक आकाश पढ़ लिया। भू और आकाश से आपको एक क्लियर हो गया कि भू तरंग संचरण था वो तो 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज तक, मतलब बहुत कम आवृत्ति की, निम्न आवृत्ति की तरंग। आकाश तरंग संचरण देख लिया कि बहुत ज्यादा UHF, उच्च परा उच्च आवृत्ति की तरंगे, मतलब कम से कम ही कितनी होनी चाहिए, 40 मेगाहर्ट्ज। उससे अधिक आवृत्ति वाले किसमें आ जाती है, आकाश। अब व्योम है तो सामान्य सी बात है, इन दोनों के बीच में बहुत कम देख लिया, बहुत ज्यादा देख लिया, तो बीच वाला हो गया। तो इनकी आवृत्ति परास जो है ना, इनकी आवृत्ति है वो लगभग 30 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज तक मान लो। 30-40 मेगाहर्ट्ज तो अधिकतम, और कम से कम कितनी होगी, आप यूं शुरू कर सकते हैं कि मेगाहर्ट्ज 1-2 मेगाहर्ट्ज से 30-40 मेगाहर्ट्ज, मतलब आप यूं कहते समझ सकते हो भू चुंबकीय तरंग संचरण है उससे ज्यादा और आकाश तरंग संचरण से कम। जो भी रेंज है वो सब किस में आ जाएंगी, व्योम तरंग संचरण। अच्छा, इसमें क्या है, पृथ्वी के आयन मंडल, इसका उपयोग होता है इसमें, आयन मंडल, आयन मंडल का उपयोग होता है इसमें आपको आयन मंडल। अभी आप जानते हो पृथ्वी की अपने सतह से बात में लगभग 60-65 किलोमीटर ऊपर अपने वायुमंडल में आपके वायुमंडल की कौन सी परत आती है, आयन मंडल। नाम से पता लगा है कि वहां की जो हवा है वो क्या है, आयनित होती है। तो आयन मंडल का उपयोग किया जाता है व्योम तरंग संचरण में। मोस्ट बात है याद रखनी, पृथ्वी के आयन मंडल क्या होता है, यहां से इनको भेजी जाती है विद्युत चुंबकीय तरंगों को, किस रेंज की, मेगाहर्ट्ज से लेकर लगभग 30-40 मेगाहर्ट्ज के बीच की कोई भी रेंज की विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजते हैं और वो जाकर सीधी आयन मंडल से टकराती है, आयन मंडल से परावर्तित होकर वापस नीचे आ जाती है, इस टाइप से जाती है। जैसे मान लो कि ये आपका आयन मंडल है, तो इधर से आपने ट्रांसमिट करी तो ये ऐसे ट्रांसमिट होगा और ये वापस आ जाएगी। यहां से आपने प्रेषित कर दी और यहां पर क्या होगा, वापस अभिग्राही हो गया, प्राप्त कर लिया अभिग्राही। तो ये ध्यान रखिएगा आपको, पृथ्वी का आयन मंडल है, इसके अंदर अपने को कोई अलग से कोई ज्यादा माथा पच्ची वाला काम नहीं है कि आप यहां से डायरेक्टली आकाश, ऊपर खुले आकाश में ट्रांसमिट कर दो, पृथ्वी का आयन मंडल से टकराएंगी, यहां से क्या हो जाएगी घटना, परावर्तन की। ये आयन मंडल से क्या होती है, परावर्तित होती है, यहां से परावर्तित होगी वापस नीचे आ जाएंगे। तो आप ही जानते हो यहां से आपने छोड़ा ऐसे, तो ये कितनी लंबी दूरी तक भेज दिया। जब बहुत लंबी दूरी तक संचरण करना हो तो व्योम तरंग संचरण का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी तक संचार के लिए अपन किसको करते हैं, व्योम तरंग संचरण को, ठीक है ना। देखो, तो व्योम तरंग संचरण के अंदर अपन मुख्य बात क्या है, दोबारा पेपर मोटा मोटा देख लीजिए कि आवृत्ति, तो आवृत्ति तो आपको याद होगी क्या है, मेगाहर्ट्ज से 30 से 40 मेगाहर्ट्ज, मतलब भू चुंबकीय तरंगों से ज्यादा और आकाश तरंगों से कम। दूसरा, आयन मंडल से परावर्तित यूं कह सकते हो होकर संचरण होता है, ठीक है। तो ये आपकी चीजें दो मुख्य बात है, रेंज भू से ज्यादा आकाश से कम, आयन मंडल इसमें सहयोग करता है, परावर्तित हो जाती है, वापस लौट आती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि टीवी सिग्नल को, टीवी
सिग्नल है या टीवी की जो तरंगे हैं, इनको व्योम तरंग संचरण से संचरित क्यों नहीं कर सकते? अब अभी पता लग गया, आकाश तरंग संचरण की रेंज में आती है आपकी टीवी और रेडियो तरंगे। क्यों? क्योंकि आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। तो अगर अपन उच्च आवर्ती तरंगों को अगर व्योम तरंग संचरण से भेजना चाहें तो क्या होगा, ये यहां से आप इनको ट्रांसमिट करेंगे और वायुमंडल का जो ये आयन मंडल है ना, ये इसको सिर्फ ये 30 मेगाहर्ट्ज 40 मेगाहर्ट्ज तक की आवर्ती तरंगे तो उससे टकरा कर लौट आती हैं। तो इससे अगर ज्यादा आवर्ती की तरंगे होंगी तो वो आयन मंडल को भेद देती हैं, आयन मंडल के पार निकल जाती हैं। जब पार निकल गई तो परावर्तन की घटना होगी नहीं, और जब परावर्तन की घटना नहीं होगी तो वापस लौट कर नहीं आएगी। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से आपको, एक तो इनकी आवर्ती रेंज ध्यान रखनी, दूसरी कि इनका संचरण कैसे होता है, कौन सी किसमें काम में आती है, और बड़े क्वेश्चन के रूप में तो आपको सीधा आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण समझाइए। तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली तीनों की डिटेल बतानी पड़ेगी। छोटी छोटी बातें थी वो मैंने आपको बता दी, इसकी जो छोटे क्वेश्चन जो बन सकते हैं पॉइंट है। ठीक है, तो आज के लिए अपने इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।